प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास कोटा राजस्थान से। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये धनु लग्न की कुंडली है। लग्न में ही पंचम भाव के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं केतु के साथ। केतु और मंगल में मित्रता होती है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव खाली, पंचम भाव भी खाली है। लेकिन पंचमेश केंद्र से संबंध बना रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति बुद्धिमान तो निश्चित रूप से होता है। छठे भाव में शनि 20 अंश के वक्री हैं, रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से वो भी बहुत ही सामान्यतया मजबूती के साथ परिणाम करेंगे जातक की कुंडली में। गुरु और चंद्रमा सप्तम स्थान में मिथुन राशि के बैठे हैं राहु के साथ, इस वजह से कई बार थोड़े बहुत कमजोरीपन के योग बनेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। बने रहिएगा कार्यक्रम तक। अष्टम भाव के स्वामी होकर के चंद्रमा सप्तम में बैठे हैं और शनि अष्टम भाव को देख रहे हैं, इस वजह से जातक के जीवन में क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है, ये सब जानेंगे। नवम स्थान में शुक्रदेव बैठे हैं छठे भाव के स्वामी होकर के, और अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 29 अंश के बैठे हैं। नीचाभिलाषी भी हो रहे हैं, इस वजह से क्या कुछ प्रभाव उनका रहेगा, ये भी बड़ा जानने का विषय रहेगा। सूर्य दशम स्थान में कन्या राशि में है, नीचाभिलाषी ये भी हैं लेकिन दिग्बली हैं। हस्त नक्षत्र में 23 अंश के बैठे हैं, इनका क्या परिणाम रहेगा। और एकादशवें भाव में बुधदेव जो अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं, तुला राशि में 1 अंश के वक्री हुए हैं, और उनका क्या प्रभाव रहेगा ये भी जानेंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कन्या लग्न का नवांश बना है, जिसमें लग्न के अधिपति द्वितीय भाव में बैठे हैं, जबकि मंगल और राहु एक साथ तीसरे भाव में। चतुर्थ स्थान में दिग्बली शुक्र बैठ रहे हैं। यहाँ पे लग्न कुंडली में वो 5 नंबर की राशि में थे, नवांश कुंडली में वो धनु राशि में चले गए, अपने से त्रिकोण की यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे गुरु का संबंध जन्म कुंडली के पंचम भाव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम में चले गए। चंद्रमा उच्च के बैठे हैं, यहाँ चंद्रमा मिथुन में थे, यहाँ वो वृष में चले गए, इसका संबंध प्रभावित करेगा। सूर्य और शनि एक साथ एकादशवें भाव में 2 पापक ग्रह का बैठना क्या परिणाम देता है, ये सब जानते हैं। जबकि दशमांशा चक्र में मिथुन लग्न का दशमांशा बनता है, और शनि द्वितीय भाव में शत्रुग्रही हो रहे हैं। मंगल राहु वहाँ व्यक्ति को मेहनती बना रहे हैं। बुध पंचम भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को यशोवान बना रहे हैं। सूर्य और गुरु व्यक्ति को जिम्मेदार और नैतिकीय तत्वों का समझदार व्यक्ति बना रहे हैं। नवम स्थान में चंद्रमा और केतु कभी कभी भ्रमण या भ्रमित करने वाली स्थिति देते हैं, जबकि 12वें भाव में शुक्र व्यक्ति को खर्चीला बना रहे हैं। इन सभी विषयों पर गहराई से अध्ययन करेंगे। इससे पहले कि कार्यक्रम शुरू करें, आपका परिचय आपके जन्म कुंडली के पंचांग से करा देता हूं। अधिक माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली और गंभीर मानसिकता के होते हैं, और इनको किसी भी काम में जल्दबाजीपन बड़ा पसंद होता है, मतलब जल्दी से ही ये काम समाप्त कर देना चाहते हैं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, और ऐसे चंद्रमा जब शुभग्रह हो जाएंगे तो व्यक्ति को दैदिव्यमान स्वरूप वाला बनाएंगे, अच्छी चीजों को पसंद करने वाला बनाएंगे, अच्छी मैत्री और सैद्धांतिक लक्षणों से युक्त बनाते हैं। उसके बहुत सारे मित्र हो ना हो, पर कम और लाजवाब मित्र तो जरूर ही होते हैं। तो मैं बात कर रहा था, वार के अधिपति बुध हैं, जो इस कुंडली के योग कारक ग्रह होते हैं। लेकिन द्वितीय भाव बोल रहा हूं, लेकिन जो द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडलियां होती हैं उसमें सप्तम भाव बाधक भाव होता है। इसमें बैठा ग्रह भी बाधाएं देता है। मतलब सप्तम भाव में जो ग्रह बैठेगा वो जातक के जीवन में अपनी दशा काल में बाधाओं के साथ परिणाम करेगा। इसका अर्थ होगा, और सप्तम भाव चूंकि मारक भी होता है, इस वजह से यहाँ पे राहु प्रथम मारक, गुरु द्वितीय मारक और चंद्रमा तृतीय सहायक मारक के रूप में प्रसिद्ध होंगे। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में इन तीनों ही ग्रह की दशाएं जातक को जीवन में मारने का काम करेंगी या बाधाएं देने की कोशिश करेंगी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि चंद्रमा शुभग्रह, इस वजह से यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का यशस्वी होना, गुरु और मंगल का शिक्षकीय गुणों से युक्त होना। केंद्र में गुरु, सूर्य और मंगल। जरा ध्यान से देखें तो धनु लग्न की कुंडली के लिए सूर्य भाग्येश होकर के दशम में, केंद्र त्रिकोण का राजयोग। धनु लग्न की कुंडली में पंचम भाव के स्वामी होकर के लग्न में केंद्र त्रिकोण का राजयोग, और नवम भाव का स्वामी, ये सबसे महान राजयोग बनेगा। उसके बाद धनु लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश केंद्र में, चंद्रमा केंद्र में। मतलब ये इस कुंडली की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रूफ करती है कि जातक की कुंडली में चंद्रमा, गुरु और जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह चाहे जो बनते हों वो केंद्र में ही बैठे हैं। इस अवस्था में ये कुंडली बहुत ही ज्यादा धनाढ्य हो जाती है और व्यक्ति दूसरों को देने वाला होता है। पुनर्वसु नक्षत्र, वैसे तो ये नक्षत्र
देवगुरु बृहस्पति का है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो अदिति नाम के देवता हैं। ओम अदितये नमः इस मंत्र का जप व्यक्ति को करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए, मांसाहार का त्याग करना चाहिए, 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, रविवार को नमक का सेवन बंद करना चाहिए, गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। इन सभी चीजों के साथ साथ श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। शिव योग में जन्मे लोग एकदम मस्त मशगूल अपने काम में और अपने लक्ष्य पे इनकी दृष्टि होती है। ये चाहते हैं कि इनको कभी भी किसी काम के लिए किसी से 0 पैसे भी मांगने की आवश्यकता ना पड़े। जबकि जन्म होता है जातक का शूद्र वर्ण और देवगण का होगा, इस वजह से शूद्रता कभी कभी व्यक्ति करेगा, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति और कभी कभी जिद, हठ, क्रोध, गुस्सा या घृणा, इस तरीके के मनोभावों से व्यक्ति युक्त होता है। जबकि देवगण के होने के कारण व्यक्ति में दाम्पत्य को निभाने की कला और समझने की शक्ति बड़ी ही अद्भुत होती है। यह आपकी कुंडली का पंचांग है जो बहुत ही उत्तम बना है। मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात है कि चंद्रमा आपके शुभग्रह हो गए, वार के अधिपति जन्म कुंडली में अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं, बलवान होकर बैठे हैं। और इस कुंडली की सबसे अच्छी बात क्या है कि शुक्र अलग, सूर्य अलग और बुध अलग। ये इतना अच्छा हो जाएगा कि पूछिए ही मत। सूर्य के आगे और पीछे शुक्र बुध वेशी वाशी योग का निर्माण करेंगे, जिसमें जन्मा जातक बड़ा बुद्धिमान और तेजस्वी होता है। चंद्रमा केंद्र में, गुरु से सूर्य केंद्र में, पंचमेश केंद्र में, पंचम के कारक पे पंचम का प्रभाव, पंचम के कारक पंचम को देख रहे हैं। इसके साथ साथ पंचम के अधिपति मंगल अपने मित्र के साथ बैठे हैं, मित्र से दृष्ट हैं, उनसे दशम स्थान में भाव बल बढ़ा रहे हैं। मंगल से तीसरे भाव का स्वामी जन्म कुंडली में तीसरे भाव को देख रहा है। मंगल से दशम स्थान में उसका मित्र बैठा, मंगल के सप्तम स्थान में उसका मित्र बैठा, मंगल के 11वें भाव में ग्रह बल बना बढ़िया बना हुआ है, मंगल से 9वें स्थान में शुभ ग्रह बैठा है। इस वजह से इस कुंडली के विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, बल, धर्म, पराक्रम, यश, मंत्र जप, कृतज्ञता, दयालुता, प्रेम प्राप्त करना, ये सब बड़े ही सुरक्षित हो जाते हैं। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न पे। लग्न 18 अंश का बना है और मैं समझता हूं कि ये प्रबुद्ध लग्न है जिसमें कोई भी परेशानी नहीं होती। हम सबसे ज्यादा धन पे ही चर्चा करेंगे, तो एक बार में ही आपको दशमांसा चक्र पे लेके आता हूं। यहाँ के सप्तम स्थान में जो राहु, गुरु और चंद्रमा बैठे हैं, यह अपनी दशा में कई बार बाधाएं देंगे, पेट की समस्या, दिनचर्या और थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता। हालांकि ये बहुत अच्छी स्थिति बैठी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि यहाँ के सप्तम भाव के अधिपति यहाँ के लग्नेश होकर के पंचम भाव में बैठे हैं। सूर्य और गुरु जैसे 2 परम मित्र यहाँ बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात होगी इस कुंडली के लिए। दशमांसा चक्र का योग कारक ग्रह शुक्र होते हैं, बुध होते हैं और देवगुरु बृहस्पति होते हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर के शुक्रदेव 12वें स्वग्रही, ये भी बढ़िया है, ये पैसा बचाने की कोशिश करता है। शनि भाग्य भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में, ये भी बहुत अच्छी बात है। और दूसरे नंबर पे अगर देखें तो मंगल जन्म कुंडली में राहु के साथ तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति के पराक्रम को वृद्धि देने वाले बन रहे हैं। और गुरु और सूर्य की युति है। गुरु कौन है? सप्तम भाव के अधिपति। सूर्य कौन है? तीसरे भाव के अधिपति। तो तीसरे भाव के स्वामी अपने से पंचम भाव के स्वामी के साथ उससे पंचम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति के जीवन में पराक्रम का परिणाम मिलेगा। यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब सारी चीजें मिलती हैं। अब जरा ध्यान से देखें, एक बड़ा अच्छा सिद्धांत जो इस कुंडली पे लागू हो रहा है। 11वें भाव में बुध अति विशिष्ट कारक, उस पे गुरु और राहु की दृष्टि। 11वें भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के बैठे हैं और राहु और केतु के संपर्क में है। यहां से राहु और मंगल का प्रभाव यहां भी है। जरा ध्यान से देखें तो यहां पे भी 11वें भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, वो राहु के संपर्क में है, शनि की दृष्टि है और 11वें भाव से मंगल का संबंध बन गया। 11वें भाव में मंगल की राशि बन गई, राहु के साथ बैठ गए। 11वें भाव में शुक्र की राशि बैठ गई, उस पे राहु का प्रभाव 11वें भाव पे। और यहां पे भी चंद्रमा 11वें भाव के स्वामी शनि पहले बैठ गए, इस भाव के स्वामी पे मंगल, केतु और राहु का प्रभाव। इसका अर्थ क्या होगा कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा बड़ी ज्यादा है। जब 11वें भाव से बहुत सारे पापक ग्रहों का प्रभाव बन जाए तो व्यक्ति कभी भी हताश, निराश, उदास या थकता नहीं है और निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ने वाला ही होता है और उसकी महत्वाकांक्षा पूरी भी होती है। मतलब ये दशाएं जो काम करेंगी, शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा वाली, ये जातक के जीवन को धन धान्य से परिपूरित और लाभ प्रदान करने वाली होंगी। अब इस कुंडली के कुछ गहरे और भी धन भाव पे ही इनका सबसे ज्यादा प्रश्न है, तो मैं उसी पे ध्यान लेके आता हूं।
लग्न के अधिपति का लग्न को देखना चंद्रमा के साथ अष्टमेश बैठे हैं, अष्टम भाव पे शनि की दृष्टि, आयु बड़ी अच्छी है। और जन्म कुंडली के द्वितीय भाव के अधिपति जो ऋण भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति के जीवन में ऋण की स्थिति पैदा कर रहे हैं और व्यक्ति के पैसे को अटकने का एक रास्ता दे रहे हैं। शनि वहां 20 अंश के वक्री होकर बैठे हैं रोहिणी नक्षत्र में, बलवान, कोई कमजोर नहीं है, पर ग्रह पापक होकर के वक्री हुआ है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थितियों का निर्माण भी होता है। हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि जन्म कुंडली में शनि जैसा ग्रह वहां अपने मित्र की राशि में वक्री हुआ है। उस भाव का अधिपति शुभ ग्रह होकर के शुक्र अपने भाव से 4 घर आगे बैठे हैं। इस वजह से, और इस भाव के ठीक पीछे वाले भाव के अधिपति इस कुंडली में लग्न में बैठे हैं, तो छठा भाव बलवान होगा। लेकिन फिर भी व्यक्ति को पैसे देने से बचना चाहिए, क्योंकि मंगल यहां राहु और केतु के जब संपर्क में आ जाएंगे तो कई बार उसके लिए घर्षण पैदा करवा देते हैं, ये भी बात है। लेकिन छठा भाव फिर भी बलवान है। परंतु शास्त्रकार लिखते हैं कि जन्म कुंडली के दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी जब कभी भी छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को मशक्कत करवाने पे विवश कर देते हैं या व्यक्ति को मेहनत करना पड़ता है। सिंपल तरीके से अगर देखते हैं तो इस कुंडली में कितने सारे धन योग बने हैं उस पर विचार करते हैं। लग्न के अधिपति का सप्तम में बैठना धन योग होता है, व्यापार से धन कमाता है। द्वितीय भाव के अधिपति का 6वें भाव में बैठना ये दरिद्र दोष पैदा करता है। इस वजह से शनि की दशा में हमें बहुत सावधानी से किसी को धन का लेन देन करना होगा। चतुर्थ स्थान के अधिपति का अपने भाव से 4 घर आगे होना यह भी धन योग ही होता है, जो व्यक्ति को दैदिव्यमान स्वरूप वाला बनाता है और उसकी समाज में प्रतिष्ठा कायम रहती है। ऊपर से चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम भाव के अधिपति के साथ सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के दाम्पत्य में कभी कभी बीमारी देखने को मिलती है। हालांकि स्वभाव फिर भी गंभीर बना रहता है और व्यक्ति ब्राह्मणों के जैसा जीवन जीने वाला होता है। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना यह अपने आप में महाविद्वान, महाभाग्यशाली, सौभाग्यशाली कहें या केंद्र त्रिकोण राजयोग कहें, जिसका परिणाम जातक को धन, विद्या, बुद्धि, संतान, विवेक और यश के मामले में मिलता रहेगा। छठे भाव के स्वामी का अपने भाव से 4 घर आगे बैठना और शुक्र का जन्म कुंडली में नक्षत्र जो है वो उत्तरा फाल्गुनी है। इस आधार पर जरा ध्यान से देखें तो जो ग्रह जिस स्थिति में बैठा है, अगर सूर्य वहां दिग्बली नहीं होते तो ये कमजोर पक्ष हो जाती कुंडली में। लेकिन किसी भी भाव का अधिपति अगर वो शुभ ग्रह है और 4 घर आगे बैठा है तो व्यक्ति के हिस्से में जितना धन आने वाला है उतना क्रेडिट हो जाएगा। और वहीं शुक्र के ठीक आगे सूर्य बैठे हैं, तो शुक्र जहां बैठते हैं उससे अगले भाव की वृद्धि करते हैं, तो ये व्यक्ति के सामाजिक छवि को वृद्धि देने वाले ग्रह होंगे। और साथ ही साथ सूर्यदेव दशम स्थान में षडबल में 6 प्रकार के बल होते हैं। उस षडबल में सबसे जो जातक के ग्रह के आधार पर जो बल प्राप्त हो रहा है वो यहां से सूर्य को मिल रहा है। दिशा का बल ग्रह को बड़ा बलवान बनाता है। चेष्टा बल होता है, दृष्टि का बल होता है, स्थान का बल होता है ना। तो उसमें 6 प्रकार के जो बल होते हैं और एक जो नैसर्गिक बल होता है कि नैसर्गिक रूप से वो सूर्य जो है वो सबसे ज्यादा बलवान होते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि इसमें जो ये दिग्बल व्यक्ति को मिल रहा है सूर्य को, ये इनको बलवान बना रहा है। सूर्य बलवान हो गए क्योंकि शुक्र जिस नक्षत्र में बैठे हैं सिंह राशि में वो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं और सूर्य दिग्बली हैं। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं हस्त नक्षत्र में, उसका अधिपति चंद्रमा, हस्त नक्षत्र का अधिपति चंद्रमा उनसे केंद्र में बैठा है। एक थोड़ी सी कमजोरी, चंद्रमा और सूर्य जब आपस में एक दूसरे से केंद्र में हो जाते हैं तो कई बार व्यक्ति अपने ही पैरों पर खुद से कुल्हाड़ी मारता है और गलत निर्णयों में जाकर के अपने धन और अपने काम को बिगाड़ता है। छठे भाव के स्वामी के बारे में मैंने बताई, जितना आपका अधिकार है, आपका अधिकार सुरक्षित है। सप्तम स्थान के अधिपति का 5वें भाव में जाना अपने भाव से, ये बहुत अच्छा, जो व्यक्ति को दाम्पत्य, विवाह, संतान और संतान का प्रेम, व्यापार से लाभ, इन सभी चीजों को देते हैं। इसके साथ साथ अगर इनसे हम बात करते हैं तो ये जो बुध बैठे हैं वो चित्रा नक्षत्र में बैठेंगे, क्योंकि तुला राशि में बैठे हैं, चित्रा नक्षत्र में बैठेंगे और वो मंगलदेव लग्न में बैठ रहे हैं 24 अंश के। यहाँ मित्र की राशि में, यहाँ पे अपनी राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध भी यहाँ पे अति विशिष्ट कारक होकर के परिणाम करेंगे और पिता से व्यक्ति को धन की प्राप्ति भी होगी। एकादशवें भाव में सूर्य बुध, नवम भाव में सूर्य बुध, दशम स्थान में सूर्य और बुध कभी भी बुरे परिणाम करते नहीं देखे गए हैं। इनका परिणाम जातक के फेवर में ही काम करता है। यहाँ से व्यक्ति का धन, मान, यश, प्रतिष्ठा और संतान के साथ साथ सुखों की वृद्धि होती है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है और तार्किक होता है, अपने माया जाल में सबको उलझा करके रखने वाला होता है
और कभी भी उसके पास नौकर चाकर की कमी नहीं होती है। अष्टम स्थान के अधिपति का सप्तम में बैठ करके लग्न को देखना राहु केतु के प्रभाव में आने के कारण यहां व्यक्ति बहुत सारे समय पे ऐसी भी बातें सोच रहा है जिसकी आवश्यकता है ही नहीं, मतलब उसका दिमाग डेविएट भी हो रहा है। गुरु के कारण जब अष्टम भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी से होगा तो कई बार उस व्यक्ति के कंसंट्रेशन में थोड़ी गिरावट भी आएगी, या हो सकता है कि उसको माता से रुग्णता मिले या माता थोड़ी बीमार अवस्था में मिल जाए। ये अवस्था भी जातक की कुंडली को परेशान कर सकती है। हालांकि गुरु और चंद्रमा व्यक्ति के जीवन को बड़ा बेहतर बनाने में सहयोगी साबित ही होंगे। नवम स्थान के अधिपति दशम में, यह सबसे अच्छी बात है। सूर्य हस्त नक्षत्र में, चंद्रमा बलवान होकर बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे, कोई खराबी है नहीं। राहु और केतु के संपर्क में है और जन्म कुंडली में शनि का संबंध तीसरे भाव से है, तो व्यक्ति पराक्रमी तो निश्चित रूप से होगा। मैं फलादेश कैसा कर रहा हूं, कई बार मेरे जो नियमित दर्शक हैं उनको समझ में भी नहीं आता है, और फलादेश समझ में आ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो मेरे हिसाब से, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं कुंडली में और कितनी सारी कितनी सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, कहां कहां आपका दिमाग जा रहा है, तो विश्लेषण बड़ा ही एकदम परिपक्व हो जाता है। ऐसा नहीं कि भाव को देखा, भाव के अधिपति को देखा और भारक, तीन ही पे सिद्धांत पे फलादेश किए जाते हैं, लेकिन उस भाव के चौथे, उस भाव का 10वां, उस भाव का तीसरा, उस भाव का 5वां, उस भाव से केंद्र में, उस भाव से त्रिकोण में, उस भाव से दूसरे 12 में कौन ग्रह बैठा है, यह स्पष्ट फल कथन करता ही बताते हैं। तो मैंने यहां तक इतनी बात बताई। तो नवम स्थान के अधिपति का दशम स्थान में बैठना, ये इस ज्योतिष शास्त्र का सबसे महान सिद्धांत है, क्योंकि ये दोनों ही भाव सबसे बलवान भाव होते हैं। नवम भाव त्रित्रिकोण, दशम स्थान केंद्र का ये उपचय भाव है जो वृद्धि करता है। तो भाग्य भाव के स्वामी दशम में बैठेंगे तो भाग्य की वृद्धि करेंगे। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति की आत्मविश्वास की स्थिति, उसका स्वाभिमान, लक्ष्मी, धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और पद प्रतिष्ठा, सामाजिक छवि, ये सब बनी रहेगी। एकादशवें भाव के स्वामी का भाग्य भाव में बैठना लेकिन थोड़ा गड़बड़ करता है, और दरअसल एक बात कहें तो एकादशवें भाव के स्वामी के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। इस कारण से कई बार वो भाग्य में थोड़ा बहुत संघर्ष भी देंगे। और जरा ध्यान से देखें तो छठवें भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, यहां वो विषम संख्या की राशि में बैठे हैं, इस वजह से ये ग्रह यहां का फल ना करके छठे भाव का फल करेगा, तो जातक को कभी कभी रुग्ण और पेट में अजीर्णता की समस्या भी देगा, जठर अग्नि को कमजोर भी करेगा। 12वें भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के लग्न में आना, इस पर मैंने कार्यक्रम बनाया था कि व्यक्ति का व्यय कभी भी गड़बड़ नहीं होता है। दशमांशा चक्र की बात करते हैं तो दशम स्थान के अधिपति 10 घर घूम करके अपने से 10वें घर में बैठे हैं और स्वग्रही अपने मित्र के साथ बैठे हैं। व्यक्ति अपने धन से, देखिए जरा, दशम स्थान के अधिपति और तीसरे भाव के स्वामी सप्तम में बैठे हैं, अपने पराक्रम से खुद के पैरों पे चलेगा, किसी के ऊपर बैसाखी बन के तैयार, और बैसाखी नहीं रहती उसके पास, वो अपने पिता को देता है, अपने सगे संबंधियों को देता है और उनमें बहुत ही ऊंची महारत हासिल करता है। लोग उसका उदाहरण देते हैं और पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, कभी भी उसके शत्रु उसके सामने आकर के उसकी प्रशंसा ही करेंगे, अप्रशंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। नौमांश चक्र में शुक्र दिग्बली हैं और यहाँ पे मंगल और राहु बैठे हैं जो कई बार विवाह को लेकर के लापरवाह रवैया अपनाते हैं। यहाँ पे गुरु बैठे हैं चतुर्थेश होकर के, यहाँ भी चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा था, यहाँ भी चतुर्थ भाव का संबंध अष्टम भाव से हो रहा था, यहाँ भी चतुर्थ भाव का संबंध जो बुध से है वो अष्टम भाव से तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से थोड़े बहुत संबंध कमजोरी के बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तो नहीं, पर नौमांश चक्र में थोड़े बहुत परेशानी के कमजोर होने के कारण मैं ये बात कह सकता हूं कि व्यक्ति को इकट्ठा करना हो तो अपने माता, अपने पिता, अपनी पत्नी के नाम पे इकट्ठा करें, बच्चों के नाम पे इकट्ठा करें, अपने नाम पे इकट्ठा करने में गड़बड़ी होगी। ऐसे आप अगर चाहें तो सोने में निवेश कर सकते हैं, इसके साथ साथ आप स्वर्ण में निवेश ज्यादा बढ़िया रहेगा, और फर्नीचर, लकड़ी, इन सभी क्षेत्रों में भी आपकी कुंडली का निवेश बनता है। मशालों का काम भी आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बनता है। शेयर बाजार, बैंकिंग और फिनांस के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा योग बन रहा है। इतनी सारी चीजें हैं। तो मैंने ये लग्न कुंडली बताई। जन्म कुंडली में ग्रहों से ग्रहों का संबंध देखते हैं तो ध्यान से देखें तो चंद्रमा गुरु यशस्वी और गजकेसरी योग, चंद्रमा से तीसरे घर में शुक्र व्यक्ति को भाग्यशाली, चंद्रमा से चतुर्थ स्थान में सूर्य व्यक्ति को मूर्ख, चंद्रमा से पंचम स्थान में बुध व्यक्ति को बुद्धिमान, चंद्रमा से सप्तम स्थान में मंगल व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न, चंद्रमा से 12वें घर में शनि व्यक्ति को ऋणी बनाते हैं।
और कठोर बोलने वाला बनाते हैं। ये मैंने मूर्ख क्यों कहा है? चंद्रमा से सप्तम चतुर्थ स्थान में जो सूर्य बैठते हैं, तो आचार्य पाराशर ने लिखा कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का सतत सही इस्तेमाल कई बार नहीं करता है, लेकिन व्यक्ति नैतिकीय तत्वों से कितना जिम्मेदार है, इस व्यक्ति की भरपाई गुरु और सूर्य जिस व्यक्ति की कुंडली के केंद्र में हो, लग्न से केंद्र में जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा हो, सूर्य से केंद्र में जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु बनते हो, वो व्यक्ति नैतिकीय तत्वों का पालन करने वाला, परम जिम्मेदार और मजबूत इच्छा शक्ति का दृढ़ संपन्न होता है। ये मैंने इतनी सारी चीजें बताई। अब जरा ध्यान से देखें तो जन्म कुंडली में जो सर्वाधिक अंशों के साथ ग्रह बैठा है, वो आपकी कुंडली में 24 अंश के साथ चंद्रमा है, 24 अंश 33 कला के साथ मंगल हैं और 29 अंश 42 कला के साथ शुक्रदेव हैं। इस कुंडली में लाभ भाव के स्वामी एकादशवें में बैठे हैं, केतु से दृष्ट हैं। इनके एकादशवें भाव में गुरु चंद्रमा लाभ की वृद्धि कर रहे हैं। इनके ठीक आगे सूर्य का बल ये बढ़ा रहे हैं दशम स्थान का। भाग्य भाव में लाभेश का बैठना महाभाग्यशाली महालाभकारी योग होता है और जन्म कुंडली का लाभेश योग कारक है। इस वजह से, और वही जरा ध्यान से देखें तो सूर्य इस कुंडली के भाग्येश होकर के दशम स्थान में केंद्र त्रिकोण का राजयोग लगा रहे हैं। यहां पे वो 12वें भाव के स्वामी होकर के लाभ में अति विशिष्ट कारक में शत्रु के साथ बैठे हैं, जरूर राहु से दृष्ट हैं। इस वजह से पत्नी के मामले में सूर्य देव की जो प्रभाव की स्थिति है वो थोड़ी कमजोर होगी, लेकिन एकादशवें भाव में बैठने के कारण फिर भी वो कम से कम व्यक्ति की सुरक्षा तो जरूर ही कर रहे हैं। वहीं पे अगर यहां पे बात करते हैं तो जरा ध्यान से, एक सिद्धांत और कहता है, नवम स्थान के अधिपति लग्न कुंडली में जहां बैठे हैं, नवांश लग्न कुंडली में, नवांश लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी तो यहां अच्छी स्थिति में हो गए। लग्न कुंडली के नवम भाव के स्वामी नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठे हैं, उसका स्वामी अगर उच्च का या स्वग्रही या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो इससे बड़ा राजयोग कुछ नहीं होता है। नवम भाव के स्वामी सूर्य बन गए, कर्क राशि में बैठ गए। जिस राशि में बैठे उस राशि का अधिपति देखिए उच्च का है, और उसके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं, उसके ठीक तीसरे घर में शनि बैठे हैं। तो जिस भाव का स्वामी जहां बैठा हो, उस भाव के ठीक 3 घर आगे अगर कोई पापक ग्रह बैठा हो, तो ये जातक की सुरक्षा लाभ और धन के मामले में करते हैं। इसके बाद इस भाव का स्वामी जो शुक्र है, वो देखिए दिग्बली है। बहुत ध्यान से देखें, ये सब मिला हुआ है और इतना मजबूत परिणाम देता है कि व्यक्ति को छोटी अवस्था में ऊंचा पद ऊंची प्रतिष्ठा दे देता है और उसके मत्थे कई लोगों का घर चलता है। ये बहुत अच्छा सीधा, मैं सच्चे अर्थ में कहूं, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम होगी। लाभेश उच्च के, लाभेश भाग्य में, लाभेश भाग्य में, भाग्य का अधिपति जहां बैठा उसका अधिपति उच्च का, और वो भी जिस भाव में जो ग्रह बैठा है शुक्र की राशि में, वो चंद्रमा जिस राशि में बैठे उसका अधिपति शुक्र देखिए उच्च का है, दिग्बली है। इस वजह से कुंडली के जितने सिद्धांत हैं वो सारे एक तरफ, और ये सर्वमान्य सबसे बड़ा सबसे मजबूत सिद्धांत एक तरफ, इस कुंडली को अतिरिक्त बल दे जाता है। जातक अगर कुछ करे नहीं तो उसकी कमजोरी, लेकिन कुंडली के सारे ग्रह आपके पक्ष में ही खड़े मिल रहे हैं। यह सबसे बड़ा सिद्धांत है, इससे बड़ा और कुछ सिद्धांत होता ही नहीं है ना। तो कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।